गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। परीक्षा से पहले की तैयारी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट 2। और ये जो है मैंने इससे पहले कुछ क्वेश्चंस कराए थे कुछ राइटर्स के लेकर। परीक्षा से पहले की तैयारी में कुछ क्वेश्चंस और आज लेकर आई हूँ। उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, ये मेरी बुक है द पाथ टू विक्ट्री, जो 15 अगस्त को मैंने इसको लॉन्च किया था। और जो है ये मार्केट में इसका जो पहला लॉट है वो 5 सितंबर से ये मार्केट मतलब कि ये लॉट निकलना शुरू होगा। तो ये जो किताब है द पाथ टू विक्ट्री, तो आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। वैसे तो मैं बताती हूँ लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। लेकिन भाई देखिए, ये एक किताब है पाथ टू विक्ट्री, इसमें क्या है क्या नहीं है ये ज़रा खुल के बता दूं आप लोगों को। देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमने लिया है पाथ टू विक्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें दो जो है वो इसके पार्ट्स में बांटा है, लिटरेचर एंड ग्रामर। आप देखिए, लिटरेचर और मैथ्स जो सबसे पहला पॉइंट है कि जब जो हमने जिस तरीके से इस बुक को तैयार करा है, सबसे पहले फिगर्स ऑफ स्पीच लिए हैं, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज, यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करा गया है और उसके बाद उसके एमसीक्यूज हैं। लिटरेरी टर्म्स एक्सप्लेन्ड है, फिर एमसीक्यूज है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 64 से लेकर मॉडर्न एज तक बुलेट पॉइंट्स में सारी समझा रखी है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। विलियम शेक्सपियर, प्यूरी थ्योरी, यानी कि उनके जो हैं वो वर्क्स, उनके पोएम्स, ये सब जो है उसमें दिया हुआ है, उनके कोट्स वगैरह, फिर एमसीक्यूज है। जॉन मिल्टन, थ्योरी है उनकी, उसके बाद जो है एमसीक्यूज। विलियम वर्ड्सवर्थ, थ्योरी है, उसके बाद जो है एमसीक्यूज। जॉन गोल्सवर्दी, थ्योरी और एमसीक्यूज। ऐसा नहीं है कि केवल जो है वो कि आप लोगों को सिर्फ जो है एमसीक्यूज, पूरा थ्योरी है, डिटेल्स हैं, उसके बाद एमसीक्यूज हैं। उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट है दैट इज ग्रामर। ग्रामर में थ्योरी प्लस एमसीक्यूज है। सारे टॉपिक्स तो मैंने अभी इसमें नहीं लिख पाई हूँ, लेकिन मैंने इसमें कुछ टॉपिक्स जो है वो लिख दिए हैं, इससे ज़्यादा ही टॉपिक्स हैं उसमें। नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इनकी सबके केवल क्वेश्चंस नहीं है, थ्योरी है पूरी। ठीक है, पूरी थ्योरी है कि ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी थ्योरी, पंचुएशन की, कंजंक्शन, टेंसेस, वर्ब, मॉडल, इस तरीके की है कि इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में पूरी थ्योरी है। उसके बाद इनके क्वेश्चंस पीछे लगे हुए हैं। उसके बाद प्रैक्टिस पेपर्स हैं जो फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट है। जो तीसरा सेगमेंट है वो है फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, बेसिकली मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरी ना नेचर नहीं है कि मैं ना बहुत ज्यादा ऐड करूं, मगर ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा मोमेंट है। दूसरी बात, मैं आप लोगों से एक चीज ये कहना चाहूंगी, अगर आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं मेरे से, और तो आप लोगों को ये पता होगा, जो इंसान यूट्यूब पे इतने अच्छा कंटेंट दे सकता है तो वो अपनी किताब में भी अच्छा ही देगा। 500 रुपए की ये किताब है, मेरे को तो कहते हुए भी अजीब लगता है, मगर मैं ये कि भाई ऑब्वियसली काफ़ी सारी किताबें जो हैं वो बुक हो भी गई हैं। ये आप लोगों के लिए, लेकिन केवल मेरे स्टूडेंट्स के लिए, ये जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं है, ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छी किताब चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप ये मान के चलिए कि आपको लास्ट मोमेंट पे भैया सारे अपना ब्रश अप करने के लिए, चीज़ों के लिए ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो बेसिकली बात ये है कि इसका जो प्राइस इस समय है वो 650 है, लेकिन इस समय इसका 500 चल रहा है टिल 4 सितंबर। उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो बात ये है कि सबसे पहली बात, अगर आप ये ऐप के थ्रू ही मिलेगी, ऐप पर आपको जो है, हमारा जो ऐप है अभी ये मार्केट में नहीं बिक रही है, ऐप पर ही बिकेगी। ऐप पर आप इसको इंग्लिश सूत्रा का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ऐप पर ये है, ऐप पर ही परचेज हो रही है। आपके कोर्स सेक्शन में ये बुक का वो दिखता है, रसीद भी इसकी ईमेल आईडी पर आ जाती है। ये जो फिजिकल डिलीवरी होनी शुरू होगी वो 5 सितंबर से होनी शुरू होगी। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि क्या इसका हमें जो है मटेरियल जो है वो सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा। तो नहीं जी, सॉफ्ट कॉपी में बिल्कुल नहीं मिल सकता है, क्योंकि अगर सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा तो हमें क्या पता कि कोई हमारी बुक को मिसयूज कर ले। तो वो चीज़ हम बहुत मेहनत से इसे तैयार करते, तो सॉफ्ट कॉपी में नहीं है, हार्ड कॉपी में आपके घर पे विदाउट एनी डिलीवरी चार्जेस ये आपको मिलेगी। ठीक है, जो है हम इसके पैसे अभी इसी में ही ले रहे हैं, बाकी सारा जो है वो इसी में ही जो है वो इंक्लूडेड है, जो अभी हम उसमें ले रहे हैं। दूसरी बात, सबसे जरूरी बात ये है कि मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि मैं बाबा का 500 रुपये की किताब है, 500 रुपये की किताब है। अगर आपको लगता है कि मेरी कोई वैल्यू है तो मेरे शब्दों पर ही आपको यकीन करना चाहिए, उस पर इफ बट नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क ये नहीं लगना चाहिए किताब अच्छी होगी।
अगर आपको लगता है कि भैया जो अच्छा कंटेंट इंसान यूट्यूब पे फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे सकता है तो अपनी किताब में तो क्या कंटेंट देगा, तो तब आप लोग उस चीज़ को पे भरोसा करके वो करिए। हमें ये मैसेज करना कि हम इसका जो है वो देखना चाहते हैं, या हम जो है ये किताब हमारे जो है क्या ये किताब हमारे लायक होगी, तो भैया ये दैट्स जो है ऑब्वियसली इट्स अप टू यू। मगर बात ये है कि ये सबसे बड़ी भरोसे की चीज़ है, क्योंकि मेरे तो पेड बैचेस इससे कहीं महंगे हैं, जब वो बिक जाते हैं तो ये वाली बुक को तो मुझे कहते हुए भी अजीब लगता है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किताब आना मार्केट में अपने आप में एक जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है, इसीलिए इसका इतना ऐड भी कर रही हूँ, नहीं तो मैं बोलती भी नहीं। इसका क्या चीज़, इसका परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डल जाएगा। ठीक है, तो बस अभी इतना ही जो है मुझे किताब के बारे में बताना था, बाकी का दो और चीज़ों की भी ऐड करना है वो बाद में कर लूँगी, पहले पढ़ा दूँ। हाँ जी, आज जो है ये झारखंड पीजीटी के पेपर के लिए ही ये मैंने तैयार करा है। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो झारखंड में आते हैं आए हुए हैं वो क्वेश्चंस मैं इसमें आप लोगों को करवा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गेरोंशन इज अ पोएम बाय टी.एस. इलियट दैट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1920 एंड गेरोंशन इज अ ग्रीक टर्म, व्हाट डज इट मीन। तो टी.एस. इलियट जो कि एक मॉडर्न राइटर है, टी.एस. इलियट मॉडर्न राइटर है हु इज नोन फॉर हिज वेस्टलैंड, वेस्टलैंड के लिए जाने जाते हैं। और उनको जो ये उन्होंने पोएम जो वेस्टलैंड लिखी थी दैट केम इन 1922, और उसके बारे में ये कहा जाता है कि डिसइल्यूजनमेंट को दिखाती है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद के डिसइल्यूजनमेंट को। अब इसी तरीके की जो थीम है वो टी.एस. इलियट के वर्क्स में हमें देखने को मिलती है। तो गेरोंशन जो पोएम है, गेरोंशन ये है कि दैट इज अ लिटिल ओल्ड मैन, तो ये ग्रीक टर्म है, इसका मतलब होता है एक बूढ़ा आदमी, तो दैट इज एन ओल्ड मैन, दैट इज एन ओल्ड मैन। तो ये है इसका आंसर, दैट्स एन ओल्ड मैन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिटन बाय द फेमस पोएट टी.एस. इलियट, which of the following written by the famous poet T.S. Eliot, which of the following is often referred to as his conversion poem because it is one of the first long poems he wrote after converting to Anglicanism, the officially established Christian Church of England. इनमें से कौन सी पोएम जो है वो टी.एस. इलियट की कन्वर्जन पोएम कहलाती है, जिसपे उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था एंग्लिकनिज्म में, जो पहला क्रिश्चियन एस्टैब्लिश क्रिश्चियन चर्च ऑफ इंग्लैंड था। तो ये था आपका कौन सी पोएम है, दैट इज ऐश वेडनेसडे। ऐश वेडनेसडे पोएम जो है वो कही जाती है कि इस वो उनकी कन्वर्जन पोएम जो है वो कही जाती है, ऐश वेडनेसडे। फ्रॉम वेयर द एपिग्राफ ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड इज टेकन। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक के बारे में बताऊं, जो इसका टाइटल है वो लिया गया है रुडयार्ड किपलिंग की पोएम द लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग की पोएम द लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल से लिया गया। उसके बाद ये जो पोएम है इसमें टी.एस. इलियट ने एक टेक्निक यूज की है इंटीरियर मोनोलॉग की। इंटीरियर मोनोलॉग की टेक्निक जो है वो यूज करी है, जिसमें यह दिखाया है कि प्रूफ्रॉक जो है वो एक ढलती हुई उम्र का व्यक्ति है। ही वट एवर ही फील्स ही से स्पीक्स टू हिमसेल्फ, और वो ही उसकी एक बहुत फेमस लाइन है, आई मेजर माई लाइफ इन कॉफी स्पून्स। तो जो है कि उसमें ये जो पोएम है इंटीरियर मोनोलॉग है, और इस पोएम में लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल से ली गई है। इसका एपिग्राफ यानी कि जो ओपनिंग कोटेशन होती है वो कहाँ से ली गई है, तो वो दांते की पोएम इन्फर्नो से ली गई है। दांते की पोएम इन्फर्नो का कैंटो 27 की लाइंस, कैंटो 27 से ये लिया गया है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक का एपिग्राफ। द वेस्टलैंड इज डेडिकेटेड टू, वेस्टलैंड जो टी.एस. इलियट की पोएम है
जिसे ये कहना चाहिए कि इट इज़ एन एपिक ऑफ, मतलब ये एक ऐसी पोयम है, एपिक तो खैर नहीं है मगर फिर भी इट इज़ डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स। ये मॉडर्न एज को रिप्रेजेंट करती हुई पोयम है, डिसइल्यूजनमेंट को दिखाती हुई। इस पोयम को उन्होंने वेस्टलैंड को डेडिकेट करा था अपने मेंटोर एजरा पाउंड को। ही डेडिकेटेड दिस पोयम टू एजरा पाउंड। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंबल इन द वेस्टलैंड? वेस्टलैंड में इनमें से कौन सा सिंबल नहीं है? पैक ऑफ टैरो कार्ड्स हैं, मदाम उसकी जो उसमें वो टैरो कार्ड्स लेके बैठती हैं। फायर का तो जो है वो इसमें सिंबल है ही, और वाटर भी है पर्च करने के लिए। इसमें जो सिंबल ये तीन है जो नहीं है, दैट इज हाउस। हाउस कहीं भी उसका में पोयम में सिंबल के रूप में नहीं दिया गया है। विच इंडियन लैंग्वेज प्लेज अ पार्ट इन द वेस्टलैंड? वेस्टलैंड में बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज की गई हैं और बहुत सारे जो अल्यूजन्स हैं वो भी लिए गए हैं, जैसे इसमें हैमलेट से लिया गया है। बहुत सारे जो है इसमें जो इसमें क्लियोपेट्रा की वो बर्निश्ड थ्रोन, उसकी जो गेम ऑफ चेस में जो बर्निश्ड थ्रोन कहा जाता है वो क्लियोपेट्रा से कंपेयर करा गया है। टाइटल जो है वो कहाँ से लिया गया है, बहुत सारे जो है टी.एस. इलियट ने रेफरेंसेस जो हैं वो दिए हैं। इसमें जो इंडियन लैंग्वेज जो इसमें एक पार्ट प्ले करती है, दैट इज संस्कृत। द संस्कृत के शब्द जो हैं वो लिए गए हैं। विच एक्सप्लेनेशन ऑफ द इलियट इन्वर्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल सीम्स मोस्ट सुटेबल टू यू? ये लास्ट में व्हाट द थंडर सेड, दत्ता, दयाद्वम, दम्यता, ये तीन जो द संस्कृत के शब्द हैं, इनका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? गिविंग, दत्त गिविंग, दया कंपैशन, एंड दाम्यता कंट्रोल, खुद पर कंट्रोल। तो ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग है दत्ता, गिविंग, कंपैशन एंड कंट्रोल। विच पोएम ऑफ टी.एस. इलियड वॉज मेड फ्रॉम द अनयूज्ड मटीरियल ऑफ मर्डर इन द कैथीड्रल? मर्डर इन द कैथीड्रल उनका एक पोइटिक ड्रामा है जो टॉमस बेकेट की मृत्यु के ऊपर लिखा हुआ है। और ये जो है विच पोएम वाज मेड फ्रॉम द अनयूज्ड मटेरियल ऑफ मर्डर इन द कैथीड्रल? कौन सी पोएम का जो मटेरियल है वो लिया गया है, जो अनयूज्ड मटेरियल था मर्डर इन द कैथीड्रल का, उससे कौन सी बनी है? दैट इज बर्न्ट नॉटन। दैट इज यस सॉरी बर्न्ट नॉटन। Now the next question is, in the wasteland who speaks the following lines? Though blind, throbbing between two lives, old man with a wrinkled female breast can see. जो इसमें दिखाया है वेस्टलैंड में टेरेसेस जो दिखाया है वो उसमें जो है उसको दिखाया गया है कि ही हैज बोथ द सेक्सेस, और वो ब्लाइंड जो है वो दिखाया गया है। ये एक तरीके से एक सिंबल है कि जो आज की जो जनरेशन है दैट इज इम्पोर्टेंट सॉर्ट ऑफ, उसको जो है वो दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो ये वेस्टलैंड में जो ये डिस्क्रिप्शन दिया गया और जो कहा गया किसका है? ब्लाइंड टेरेसेस का। द टाइटल अ गेम ऑफ चेस has been taken from Women Beware Women by Shakespeare, Middleton, Pound, Marlowe. A Game of Chess जो टाइटल है वो Women Beware Women से लिया गया है, that is by Middleton, थॉमस मिडल्टन के प्ले से जो है वो लिया गया है। The symbol of the wasteland has been taken from. वेस्टलैंड का सिंबल जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? वेस्टलैंड has been taken from. That is Upanishad, The Image of Terraces, Miss Jessie Weston's From Ritual to Romance, The Cantos of Ezra Pound. Symbol of Wasteland लिए गए हैं मिस जेसी वेस्टन के From Ritual to Romance. The Wasteland, the famous poem by T.S. Eliot, is divided into. T.S. Eliot की Wasteland 5 parts में divided है. Burial of the Dead, A Game of Chess, और द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर एंड व्हाट द थंडर सेड। ये 5 जो हैं वो इसके पार्ट्स हैं, तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
और इसकी बहुत ही फेमस लाइन है, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। अप्रैल को क्रूएलेस्ट मंथ क्यों कहा गया है? अप्रैल को क्रूएलेस्ट मंथ इसलिए कहा गया है क्योंकि अप्रैल जो है वो वैसे तो जो है वो प्रोक्रिएशन का जो है वो जो है मंथ होता है, मगर इसमें दिखाया गया है कि ना तो कोई नया जन्म हो जिससे कि ये धरती जो कि ऑलरेडी जो है इट्स डिवॉइड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ सेंटिमेंट्स, उसमें और भी कोई और ऐसी ही ह्यूमन एक और ह्यूमन ऐसे ना आए जो बिल्कुल किसी भी प्रकार की संवेदना से हीन है। तो ये है हमारा यहाँ तक का मतलब। अब हम इसके आगे चलते हैं, बस मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। मैं सोच रही थी कुछ अगर कुछ और मुझे पॉइंट्स मिल जाए तो मैं आपको वो भी बता दूं। हाँ, जैसे मेरे को अभी एक पॉइंट इसमें मिला, अगर इसमें से जैसे इसी का पॉइंट है कि वेस्टलैंड के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, द एपिग्राफ ऑफ द वेस्टलैंड is borrowed from Petronius Satiricon। पेट्रोनियस सेटायरिकन, ये आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं कि वेस्टलैंड का जो एपिग्राफ है यानी कि जो ओपनिंग कोटेशन होती है वो पेट्रोनियस सेटायरिकन से जो है वो लिया गया है। और इसका एक और मैं पॉइंट बताना चाहूंगी कि इलियड की जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है वेस्टलैंड, उसका टाइटल था ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर मैं जो है मैं सोच रही थी कुछ और मुझे पॉइंट्स मिल जाएं तो मैं आप लोगों को इसमें और बता दूं। जैसे ये पोयम 434 लाइंस की पोयम है जो, और इसमें ये तो मैंने बता ही दिया था कि 1922 में पहली बार ये आई थी ये पोयम, तो इसके ये सारी चीज़ें तो मैंने बता ही दिया है। तो यहाँ पर एक ये वाली बात और बताई थी जैसे कि भाई टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड सबसे पहले 1922 में आई, 434 लाइंस है। एज़रा पाउंड के कहने पर इतने कट्स लगे हैं। एपिग्राफ जो है वो पेट्रोनियस सेटायरिकन से जो है वो लिया गया और इस पोयम में 5 पार्ट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्नेस्ट, अब इसमें ही आ गया हमारा अमेरिकन राइटर आ गए हेमिंगवे। हेमिंगवे वॉज फ्रॉम, अभी तो पहले ही मैंने बोल दिया, अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी। तो हेमिंगवे जो हैं वो बिलोंग करते हैं अमेरिका को। When was the novel For Whom the Bell Tolls published by Hemingway? ये जो नॉवल है For Whom the Bell Tolls, ये डेथ बेल के बारे में बताया गया है। ये कब जो है वो आई थी? That came in 1940। 1940 में ये जो है ये बुक जो है ये नॉवल जो है वो आई थी। Which civil war forms the basis of Hemingway's novel For Whom the Bell Tolls? जो कौन सा वॉर जो है वो उनका एक बेस बनाता है फॉर हुम द बेल टोल्स? तो ये है द स्पेनिश सिविल वॉर, दैट इज द स्पेनिश सिविल वॉर। Which character of Hemingway's novel For Whom the Bell Tolls says the following lines, I am for the Republic and the Republic is the bridge? ये लाइंस जो है वो बोली जाती हैं पाइलर के द्वारा। When Saturn, ये मिल्टन के क्वेश्चंस आ गए हैं। When Saturn says, O myriads of immortal spirits, O power matchless, but with the Almighty, and that strife was not inglorious.
Though the event was dire, as this place testifies, Paradise Lost, Book 1, line 622 to 25, he is addressing. पहले एक बार इस लाइन को समझते हैं. जब सैटर्न कहता है thousands of immortal spirits, वो एड्रेस कर रहा है सैटर्न अपने फॉलोअर्स को. वो फॉलोअर्स जिन्हें कहा जाता है rebel angels. Why they are called rebel angels? Because they revolted against God and followed Saturn. And because of their rebel, they were thrown out of the paradise, and now they are in the hell. So here Saturn is addressing his followers and saying, "O power matchless, कि तुम्हारे अंदर तो बहुत ताकत है, but with the Almighty and that strife, मगर माना हार गए, मगर वो जो स्ट्राइफ, वो संघर्ष था, was not inglorious, वो कोई कम नहीं था, not inglorious, like to tease. Though the event was dire, माना कि भाई हमें इसकी सजा तो मिली है, और ये जो प्लेस है हेल, जहां जो है रोशनी नहीं है, वो इस बात को टेस्टिफाई करता है. तो ये जो एड्रेस कर रहा है सैटर्न, ही इज एड्रेसिंग टू हिज फॉलोअर्स. Now the next question is, what does Milton mean by the word firmament in the lines, now glowed the firmament with living sapphires? कि firmament से क्या मतलब है? जो sapphire से, नीलम से जो है वो चमक रहा है. That led, book 4th line 695 of Paradise Lost, sky को कहा गया. firmament जो कहा गया है वो sky को जो है वो कहा गया है. That is for sky. Now the next question is, which of the following statements is true of Milton's Paradise Lost? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के लिए सही है? अगर आप बात करें मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की, तो ये एक सेकेंडरी एपिक है. इस एपिक में पहले 10 बाद में 12 किताबें थी, और ये एक रिवोल्ट बताता हुआ एपिक है. तो ये कौन सा है? दैट इज अ प्रोटेस्टेंट, रेनेसांस प्रोटेस्टेंट इंग्लिश एपिक. मिल्टन को इसीलिए ही जो है वो बिलेटेड एलिजाबेथन भी कहा जाता है, बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स द स्पिरिट ऑफ बोथ द रेनेसांस एंड द रिफॉर्मेशन. और ये एक प्रोटेस्टेंट इंग्लिश एपिक है, जिसमें हालांकि जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन जो है उसमें कहा गया है. In book first of Paradise Lost, Milton invokes the heavenly muse Urania. मिल्टन इसमें जो है वो एपिक के फॉर्म में ही म्यूज को इन्वोक करते हैं. लेकिन ये जो यूरेनिया है, इसमें उन्होंने उन्हें अपनी कविता की देवी माना है, मगर माइथोलॉजिकली जो यूरेनिया है, शी इज द गॉडेस ऑफ एस्ट्रोनॉमी, शी इज नॉट द गॉडेस ऑफ लिरिक पोइट्री. यहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. मिल्टन ने उनको जो है वो अपनी इंस्पिरेशन माना है, उनको कहा है कि वो उनसे इंस्पिरेशन चाहते हैं, उनसे वरदान चाहते हैं, मगर जो माइथोलॉजिकली यूरेनिया है, शी इज द गॉडेस ऑफ एस्ट्रोनॉमी. Milton has composed the magnificent epic of Paradise Lost in unrhymed iambic pentameter, English heroic verse without rhyme, free verse, rhymed verse. Unrhymed iambic pentameter का मतलब है blank verse, और इसी blank verse को ही आर्नल्ड ने मिल्टन के स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा है. तो मिल्टन ने जो ये एपिक लिखा है, दैट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर. ब्लैंक वर्स में राइम नहीं होती है, मगर आयम्बिक पेंटामीटर जरूर होता है. द फॉल ऑफ सैटर्न एज डिपिक्टेड इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट लास्टेड फॉर, फॉल जो चला था वो 9 दिन तक चला था. द फॉल, ये अगर आप लोगों ने मेरा वो जो है देखा हो, मैंने पैराडाइज लॉस्ट पूरी बताई थी बुक वाइज पूरी, तो वो 9 डेज तक चला था. Which of the following is a speech in which a character reveals his thoughts to the audience but not to other characters in the play? इनमें आप लोग देख रहे होंगे स्टेज क्राफ्ट, स्ट्रॉफ, स्टिचोमाइथिया या सोलिलकी. सोलिलकी, सोलो मीन्स होता है खुद, और लोकी मतलब होता है डायलॉग. जब खुद बोलता है वो सिर्फ ऑडियंस के लिए होती है, मगर और किसी के सुनने के लिए नहीं होती. Which of the following comprises some important elements such as plot, exposition, foreshadowing, rising action, climax, falling action and resolution? ये सारी चीज जो चलती हैं ये ड्रामा में है, जिसमें एक कहानी होती है, एक फोरशैडोइंग होती है, यानी कि आगे आने वाली घटना के बारे में बताया जाता है,
राइजिंग एक्शन होता है जिसमें जो है जब एक टर्निंग पॉइंट जो है वो आता है, क्लाइमैक्स होता है, उसके बाद एक्शन जो है वो गिर जाता है और फिर उसके बाद डिनू में यानी कि रेजोल्यूशन हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड, ये सारी खूबियां पाई जाती हैं ड्रामा में। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म गिवन टू फिक्शनल राइटिंग which consciously and systematically draws attention to its status as an artifact in order to pose questions about the relationship between fiction and reality. Which of the following is a term? इनमें से कौन सी टर्म जो है given to fictional writing, एक fictional writing को दी जाती है, which self consciously and systematically draws attention to its status as an artifact in order to pose question अबाउट द रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन पूछती है फिक्शन और रियलिटी के बीच में, दैट इज परे, जो है फिक्शन एंड रियलिटी के परे, दैट इज मेटाफिक्शन। द आंसर इज मेटाफिक्शन। सो हियर आई रेस्ट। ये था आज का सेशन। 25 क्वेश्चंस थे और जिसमें से हमेशा यही होता है 5 मिनट में ऐड करती हूँ और उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगे, और अगर सेशन अच्छा लगता है तो मेरी काबिलियत पे क्वेश्चन मार्क मत लगाइए, एंड यू वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।